हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी का कंसेप्ट जो हम लोग डिटेल में समझ चुके हैं, उसका मैं ना लिंक आई बटन पर दे दूँगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो उस वीडियो को। एंड आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ पावर। सो बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट समझेंगे। देन हम समझेंगे कि कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और डिससिमिलैरिटीज़ क्या हैं, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए और आप उसको एड्रेस कर पाने में कैपेबल हों। ये मेरा मतलब मेन एम है। तो बैलेंस ऑफ पावर क्या है? बैलेंस ऑफ पावर हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में एक कॉन्सेप्ट है, एक मैकेनिज्म है जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी या इंटरनेशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एम करती है। राइट तो बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी पुराना है इंटरनेशनल रिलेशन में। इट गोज़ बैक टू 16th सेंचुरी, जहाँ पर मेन टारगेट होता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में, अब इंटरनेशनल सिस्टम क्या है भाई? इंटरनेशनल सिस्टम मतलब जहाँ पर जो पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करती हैं, कैसे डायलॉग इस्टेब्लिश करती हैं, कैसे अलायंसेस बनाते हैं, हर एक तरीके का इंटरैक्शन, चाहे वो पॉलिटिकल डोमेन में हो चाहे वो इकोनॉमिक डोमेन में हो। तो इंटरनेशनल सिस्टम क्या हो गया? जहाँ पर जो स्टेट एक्टर्स हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करती हैं। तो इस इंटरनेशनल पीस, इस इंटरनेशनल सिस्टम में हमको क्या बनाकर रखना है? पीस बनाकर रखना है। का मतलब, अब पीस का क्या मतलब है? पीस का मतलब है भाई हमको वॉर नहीं चाहिए, हमको कोई युद्ध नहीं चाहिए, और इस तरीके से हम शांति बना सकते हैं पूरी दुनिया में। तो बैलेंस ऑफ पावर वो मैकेनिज्म है जहाँ पर पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है, वॉर को अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। कैसे? अब ये कैसे होगा? तो बैलेंस ऑफ पावर में क्या होता है कि कोशिश पूरी की जाती है कि ये जितनी कंट्रीज़ हैं उनमें से कोई भी डोमिनेट ना हो पाए। सो प्रिवेंटिंग द डोमिनेशन ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम बाई अ सिंगल स्टेट। तो मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ऐसा नहीं है कि पूरा इंटरनेशनल सिस्टम में एक ही डोमिनेशन हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यूएसए, हम कोल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर ख़त्म होता है, यूएसएसआर का कोलैप्स होता है, तो यूएसए का डोमिनेंस हो जाता है, यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाता है पूरी दुनिया में। तो यूनिपोलर वर्ल्ड जहाँ पे यूएस की हेजेमनी चलने लग जाती है, मतलब यूएस की दादागिरी चलने लगती है। तो इस तरीके से क्या होगा? यूएसए का डोमिनेशन हो गया ना इंटरनेशनल सिस्टम में, एक सिंगल स्टेट का डोमिनेशन हो गया। तो ये तो बैलेंस ऑफ पावर नहीं रहा ना, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। तो बैलेंस ऑफ पावर वो स्ट्रेटजी है, मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू हम इस स्थिति को रोकते हैं कि इन सैम अंकल की दादागिरी चले। तो कोई एक पर्टिकुलर एक सिंगल स्टेट डोमिनेट करे पूरी दुनिया में, ये हम नहीं होने देंगे। अब ये कैसे करोगे भाई कि भाई इस श्याम अंकल जैसे ना पैदा हों? इसके लिए किया जाएगा कि फॉर एग्जांपल ये पूरी दुनिया है, इसमें अगर ए बी सी डी बहुत सारे स्टेट हैं, स्टेट एक्टर्स हैं, ए ने अपनी पावर बढ़ाई, 10 न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, तो बी क्या करेगा? मैं भी भाई 10 न्यूक्लियर वेपन बना लूँगा, फिर से बैलेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो एक ही सुपीरियोरिटी तो हो नहीं पाई, एक ही डोमिनेंस तो हो नहीं पाया ए का। इसी तरीके से ए ने कहा कि मैं अपनी मिलिट्री का बजट 5 करोड़ कर देता हूँ, तो बी ने भी अलायंसेस बनाए, अपनी कैपेबिलिटीज़ बनाई, अपना भी 6 करोड़ कर लिया, इसने 7 कर लिया, इसने 8 कर लिया। सो दिस इज़ मतलब ये है कि जो अपोनेंट है, जो राइवलरीज ग्रुप होते हैं, उनके कंपैरिजन में हम अपनी पावर को इन्हेंस करते जाएं, जिससे कि कोई पर्टिकुलर सिंगल स्टेट डोमिनेट ना करे। ओके और इस तरीके से हम क्या करेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम में प्रमोट करेंगे स्टेबिलिटी को, पीस को।
और कोई पर्टिकुलर स्टेट या ग्रुप ऑफ द स्टेट को डोमिनेट नहीं करने देंगे। अब ये जो बैलेंस ऑफ पावर है ये कई डायमेंशन में हो सकता है, मिलिट्री पावर, इकोनॉमी पावर, पॉलिटिकल पावर, किसी भी तरीके से हो सकता है, राइट। तो इन प्रैक्टिस अब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि क्या है भाई बैलेंस ऑफ पावर। अब इसका प्रैक्टिकल अगर हम देखें कि भाई एक्शन में कैसे होती हैं ये चीज़ें, प्रैक्टिस में कैसे होती हैं ये चीज़ें, तो बैलेंस ऑफ पावर को अगर आपको वाकई दुनिया में रियल फॉर्म देखना है तो ये कैसे काम करता है, नेटवर्किंग के सिस्टम से काम करता है, नेटवर्किंग सिस्टम। अब ये नेटवर्किंग सिस्टम जो डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट हैं ये क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ अलायंस बनाते हैं, मतलब संगठन बनाते हैं, ग्रुपिज्म करते हैं, ओके एक दूसरे के साथ मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे, एग्रीमेंट्स करेंगे, ट्रेड एग्रीमेंट्स करेंगे, डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट्स करेंगे, इंगेजमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल चाइना की पावर अभी बढ़ रही है, ठीक है, तो यूएसए क्या कर रहा है, अब भी बहुत सारी इंडो पैसिफिक कंट्रीज, उसमें इंडिया भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, जापान भी आ गया, इनके साथ मिलकर अलायंसेस बना रहा है। अब इसका एक एग्जांपल दे सकते हो, क्वाड, ऑकस एक एग्जाम्पल दे सकते हो इसका। तो ये क्या है, अलायंसेज है ना। तो ये क्या कोशिश की जा रही है यहाँ पे, पावर को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। भाई चाइना की हेजेमनी इंडो पैसिफिक एरिया में बढ़ रही है तो यूएसए क्या कर रहा है कि वहाँ की कंट्रीज़ के साथ ग्रुपिज्म कर रहा है, एग्रीमेंट्स कर रहा है, अलायंसेस बना रहा है, ताकि चाइना का असर्टिवनेस है, चाइना की जो इमर्जेंस है उसको कंटेन कर सके, मिनिमाइज कर सके या काउंटर कर सके सिंपली। तो ये चल रहा है ये इस तरीके से। सो बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट समझ में आया आपको। यहाँ पर कलेक्टिव सिक्योरिटी हम लोगों ने ऑलरेडी कल समझ लिया था डिटेल में। इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए यहाँ पे आपको बता दूं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी में क्या होता है, यहाँ पे ग्रुपिज्म नहीं चलता, पूरे दुनिया मतलब इंटरनेशनल सिस्टम को एक ग्रुप माना जाता है और इसमें जितनी भी कंट्रीज हैं ABCD, ये एक सभी कंट्रीज वर्ल्ड की एक ग्रुप का हिस्सा है और इनमें से जो भी खतरा बनेगा, मतलब फॉर एग्जांपल बी खतरा बन रहा है क्योंकि बी ने कोशिश की है ए पे अटैक करने की, तो बाकी बची हुई कंट्रीज सारे ए के फेवर में आ जाएंगे और बी को टारगेट कर लेंगे, बी के खिलाफ सारा युद्ध छेड़ देंगे। ये होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। हम इकट्ठे हैं, हम आपस में जितनी भी कंट्रीज हैं वो किसी एक दूसरे अगर किसी के लिए खतरा बनती हैं तो ये माना जाएगा कि वो सभी के लिए खतरा है। मतलब फॉर एग्जांपल इस कंट्री में अगर बी ए के लिए खतरा बनता है, बी ए के खिलाफ युद्ध करता है, तो ये माना जाएगा कि बी ने बाकी सारी कंट्रीज के खिलाफ भी युद्ध किया है, बाकी सारी कंट्रीज के लिए भी खतरा है बी। ये है कलेक्टिव सिक्योरिटी। और बैलेंस ऑफ पावर क्या चल रहा है, यहाँ पे अलायंसेस चल रहे हैं, मतलब इस ग्रुप अपना ग्रुप बना लिया अलायंसेस से, इसने अपना ग्रुप बना लिया और इसने अपनी पावर बढ़ा ली, इसने भी अपनी पावर बढ़ा ली, इसने अपनी नेटवर्किंग बढ़ाई, इसने भी अपनी नेटवर्किंग बढ़ा ली। ये चलता है बैलेंस ऑफ पावर कि कोई एक सिंगल कंट्री को हम डोमिनेट नहीं होने देंगे। जैसे ड्यूरिंग कोल्ड वॉर क्या देखने को मिलता है आपको, कोल्ड वॉर के टाइम पे दो सुपर पावर थी, एक यूएसए था, एक यूएसएसआर था। तो एक स्टेबिलिटी बनी हुई थी ना कि अभी यूएसए वाले ग्रुप को पता था कि अगर हम अटैक करेंगे यूएसएसआर में, रसिया लेड ग्रुप में, तो हमारे पर भी अटैक होगा। गेटिंग इट? तो ये है बैलेंस ऑफ पावर। दोनों कंसेप्ट में अंतर आपको पता चल गया। तो अब हम दोनों की सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज को देखेंगे। दोनों ही क्या है, दोनों ही डिवाइसेस एंड स्ट्रैटेजी हैं क्राइसिस मैनेजमेंट की, पर दोनों का अप्रोच अलग है, स्ट्रैटेजी अलग है। दोनों का अल्टीमेट एम है इंटरनेशनल सिस्टम में पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करना, अचीव करना। तो अभी इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं ये देखते हैं पहले। सो बोथ आर डिफेंसिव इन नेचर, मतलब डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि भाई हाँ हमें ये मेंटेन करना है कि पूरी दुनिया में वॉर ना हो पाए, वॉर को अवॉइड करना है, तभी तो आप इंटरनेशनल पीस को मेंटेन कर पाएंगे। मेथड में सिमिलरिटी ये है कि दोनों में आप देखोगे कि पावर को इनकरेज करेंगे, ग्रुपिज्म करेंगे,
बोथ एक्सेप्ट वॉर एज अ मीन, मतलब सीरियसली अगर इंटरनेशनल पीस बनाकर रखना है और एक कंट्री दूसरे कंट्री के खिलाफ वॉर कर रही है तो उसका रिस्पॉन्स वॉर ही है ना। सो बैलेंस ऑफ पावर में भी वही सिस्टम है, कलेक्टिव सिक्योरिटी के कंसेप्ट में भी वही कंसेप्ट है। तो वॉर को तो दोनों ही हकीकत मानकर चल रहे हैं। बोथ एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ विल टू एंड द एग्रेशन। तो अगर आपको वॉर को ख़त्म करना है दुनिया से, एग्रेशन को ख़त्म करना है दुनिया से, तो एक विल पावर चाहिए होगी अमंग द कंट्रीज़। विल पावर मतलब कि हाँ भाई आप वाकई जेन्युइनली चाह रहे हो कि हाँ वॉर को ख़त्म किया जाए, तभी तो आप अपने रिसोर्सेज को शेयर करोगे। अभी मान लीजिए रसिया यूक्रेन वॉर क्राइसिस चल रही है, तो क्या यहाँ पे आपको विल पावर दिख रही है? कोई कोई कंट्री चाह रही है कि ये युद्ध खत्म हो? नहीं दिख रही ना। अगर यूएसए भी नहीं चाह रहा है ना, तो यूरोपियन कंट्रीज चाह रही हैं, क्योंकि अगर चाह रहे होते तो जाकर सब यूक्रेन की हेल्प करते या यूनाइटेड नेशन असेंबली कुछ एक्शन लेती। कोई सब बैठकर तमाशा देख रहे हैं। सो प्रेजेंस ऑफ विल आपको देखने को क्या यहाँ पर मिल रही है? नहीं। सो बोथ एक्सेप्ट स्टेट एज अ एक्टर अगेंस्ट वॉर, मतलब दोनों को लगता है कि स्टेट एज अ एक्टर है मेन। भाई इंटरनेशनल सिस्टम में मेन एक्टर या मेजर एक्टर्स कौन होते हैं? जो स्टेट, स्टेट का मतलब जो कंट्रीज है, नेशन स्टेट है वो। सिमिलर परसेप्शन ऑफ द पीस, पीस को लेकर सिमिलर परसेप्शन है, स्टेबिलिटी को लेकर वही कि एब्सेंस ऑफ वॉर, तभी हम इंटरनेशनल पीस अटेन कर सकते हैं। बोथ बिलीव इन मिलिट्री कोऑपरेशन अमंग द स्टेट फॉर एंडिंग द कोऑपरेशन। अब बैलेंस ऑफ पावर में क्या होगा? अलायंसेस बनाएंगे, तो उसमें भी मिलिट्री कोऑपरेशन चाहिए लाइक माइंडेड कंट्रीज़ का। कलेक्टिव सिक्योरिटी में भी वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन अगर हमें के साथ अगर स्टैंड करना है तो मिलिट्री कोऑपरेशन चाहिए ना, कि अगर बी पर अटैक हुआ है तो सारे आकर बी के फेवर में अपने मिलिट्री कोऑपरेशन दें। गेटिंग इट? तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ हैं दोनों के बीच में, बट दोनों ही अलग अलग स्ट्रैटेजी हैं, अलग कंसेप्ट हैं इंटरनेशनल पीस को, जो क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर अप्रोच अलग अलग है दोनों का। तो कुछ डिससिमिलरिटीज़ भी हैं, उन्हें देखेंगे। तो बैलेंस ऑफ पावर एक कॉम्पिटिटिव सिस्टम है, जबकि कलेक्टिव सिक्योरिटी एक कोऑपरेटिव सिस्टम है। ये कैसे? बैलेंस ऑफ पावर में हमने देखा था कि एक ग्रुप अगर अपनी पावर को बढ़ाता है तो दूसरा भी अपनी पावर को बढ़ाएगा, क्योंकि एम क्या है? हमें किसी सिंगल कंट्री को डोमिनेट नहीं होने देना है इंटरनेशनल सिस्टम में। बेसिक आइडिया ये है बैलेंस ऑफ पावर का। तो यहाँ पर कॉम्पिटेटिव सिस्टम चलता है कि भाई बाजू वाले ने अपनी पावर बढ़ा ली, मेरे को भी अपनी पावर बढ़ाना है, नहीं तो वो तो डोमिनेंस करने लग जाएगा, दादागिरी उसकी चलने लग जाएगी। तो एक कॉम्पिटिटिव सिस्टम चल गया। भाई बाजू वाले ने ब्रांडेड कपड़े पहने, मैंने भी पहनना है ना, नहीं तो फिर वो तो ज़्यादा रिच दिखेगा, मैं तो गरीब हो जाऊंगा फिर। इट्स लाइक दैट। ओके। जबकि कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है? कोऑपरेटिव सिस्टम है। यहाँ पे कंपटीशन नहीं चल रहा है। यहाँ पे क्या है कि भाई हम सब इकट्ठे हैं, और अब किसी के खिलाफ युद्ध किया तो वो ये माना जाएगा कि सभी के खिलाफ युद्ध है। तो सारे मिलकर अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, वो इकट्ठे करेंगे और दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कोऑपरेशन की भावना दिख रही है, कोऑपरेटिव सिस्टम दिख रहा है। नेक्स्ट डिसिमिलरिटीज देखने को मिलता है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है इसमें मेजर स्टेट्स आर दी एक्टर्स, मतलब छोटे मोटे स्टेट्स को इतनी खास वैल्यू होती नहीं है और वो इन्वॉल्व भी नहीं होते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव सिस्टम है। छोटे मोटे स्टेट्स के पास तो इतनी रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो कॉम्पिटिट कर पाएंगे कि भाई तुमने 4 न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए तो मैं भी 4 बना लूँगा। तो ज़्यादातर ग्रेट पावर्स, जो मेजर पावर्स होती हैं, वो यहाँ पर इन्वॉल्व रहती हैं बैलेंस ऑफ पावर में। जैसे एक यूएसए ग्रुप था, एक यूएसएसआर ग्रुप था, मतलब मेजर पावर। तो यूएसए के साथ ब्रिटेन हो गया, आपका फ्रांस हो गया, राइट। यूएसएसआर फॉर एग्जांपल चाइना हो गया इसके साथ में। तो ओनली मेजर पावर्स आर दी एक्टर्स। जबकि कलेक्टिव सिक्योरिटी में ऑल स्टेट आर दी एक्टर्स, क्योंकि हमने पूरा एक इंटरनेशनल सिस्टम को एक सिंगल सिस्टम माना है और इसमें सारी कंट्रीज़ हैं और इन सभी की कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की जाती है। सो ऑल स्टेट आर दी एक्टर्स। फिर बैलेंस ऑफ पावर में अलायंसेस और डेफिनेट। कलेक्टिव सिक्योरिटी में कोऑपरेशन इज जनरल होता है, अलायंसेस और डेफिनेट होता है, फिक्स्ड होता है बैलेंस ऑफ पावर में। जैसे फॉर एग्जांपल नाटो,
या वार्सा पैक्ट। तो नाटो के जो मेंबर्स हैं, जो अलायंसेस कंट्रीज हैं, जो यूएसए लेड है, तो उनका ग्रुप अपना फिक्स्ड है। जबकि जो वार्सा पैक्ट है, जो यूएसएसआर ने बनाया था, उनका अपना अलायंस फिक्स्ड था। नाटो मेंबर्स अपने वालों की रक्षा करेंगे, वार्सा पैक्ट वाले अपने अपने लोगों की रक्षा करेंगे। फिक्स्ड अलायंसेज है बैलेंस ऑफ पावर में। कलेक्टिव सिक्योरिटी में जो कोऑपरेशन है वो जनरल कोऑपरेशन की बात की जाती है। जनरल कोऑपरेशन मतलब हम जनरल बात कर रहे हैं कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, यूक्रेन, तो अभी यहाँ पे कलेक्टिव सिक्योरिटी की तो बात हम करते हैं कि हाँ हम सबकी कलेक्टिव सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे, डिफेंड करेंगे, लेकिन अभी तो यूक्रेन को कोई बचाने को नहीं आया, तो जनरल बात की जाती है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है कि इन बैलेंस ऑफ पावर एनिमी इज ईदर फ्रॉम द विद इन और फ्रॉम द आउटसाइड। कलेक्टिव सिक्योरिटी में जो एनिमी होगा वो हमेशा अपने अंदर से ही होगा। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव सिक्योरिटी में हमने पूरा एक सिस्टम ही डेवलप किया है। यहाँ पे कोई अलायंसेस तो है नहीं, एक पूरा सिस्टम है, और इसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी में जो दुश्मन होगा, एनिमी होगा, वो इनमें से ही होगा, क्योंकि सभी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इनमें से ही कोई एक खतरा बनकर आएगा। बैलेंस ऑफ पावर में क्या होगा, जो खतरा बनकर आएगा वो अपने में से भी हो सकता है या जो काउंटर अलायंस है उसमें से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यूएसए लेड ग्रुप था और एक यूएसएसआर, मैं ये नाम इसलिए ले रही हूँ गाइस बार बार ताकि आपको इजी हो जाए समझना। कोल्ड वॉर के टाइम पे ये दो पॉपुलर ग्रुप थे, आपने सुना ही होगा इनके बारे में, तो ज़्यादा आसान रहेगा आपको समझना। तो एनिमी बैलेंस ऑफ पावर में यूएसए लेड ग्रुप मान लीजिए ब्रिटेन भी हो सकता था, कि ब्रिटेन का माइंडसेट बदल गया, उसने ही युद्ध कर दिया यूएसए के खिलाफ, या तो यूएसएसआर लेड ग्रुप से हो गया, फॉर एग्जांपल चाइना हो गया या रसिया हो गया। अब कलेक्टिव सिक्योरिटी में तो सभी ऑल स्टेट आर द एक्टर्स इन ऑल स्टेट आर द पार्ट ऑफ अ ग्रुप, तो अपने अंदर से ही होगा दुश्मन। बैलेंस ऑफ पावर इज अ ग्रुप सिस्टम, जबकि कलेक्टिव सिक्योरिटी इज अ ग्लोबल सिस्टम। तो ये पॉइंट मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ऑलरेडी मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया। तो बैलेंस ऑफ पावर ग्रुप सिस्टम, जैसे नाटो एंड वार्सा पैक्ट, तो ग्रुप है। कलेक्टिव सिक्योरिटी ग्लोबल सिस्टम है, सभी कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, तो ग्लोबल सिस्टम हो गया। बैलेंस ऑफ पावर एडमिट्स न्यूट्रलिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी रूल्स आउट न्यूट्रलिटी, राइट। तो बैलेंस ऑफ पावर जो न्यूट्रलिटी है वो एडमिट करते हैं कि हाँ, न्यूट्रलिटी का मतलब है कि अलायंस नहीं होना। देखो फॉर एग्जांपल जो नाटो है या वार्सा पैक्ट है, तो वार्सा पैक्ट का भाई नाटो से कोई लेना देना नहीं है ना, तो न्यूट्रलिटी यहाँ पे एडमिट करेगा कि नहीं, भाई न्यूट्रल है, हो गया ना ये चीज़, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। या जो आपके नाटो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनका वार्सा पैक्ट के मेंबर्स के एंटी हो जाएंगे। ओके, बैलेंस ऑफ पावर इन्वॉल्व्स जनरल अलायंस अमंग द सम स्टेट, कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम इन जनरल एग्रीमेंट कवरिंग ऑल द स्टेट। ठीक है, ये कुछ मेजर स्टेट्स हो गए, इसमें सभी स्टेट्स हो गए। बेसिस फॉर द बैलेंस ऑफ पावर इज अ म्यूचुअल फियर, जबकि कलेक्टिव सिक्योरिटी में म्यूचुअल कोऑपरेशन है। बेस क्या है, वे बैलेंस ऑफ पावर में म्यूचुअल फियर है। जो नाटो के मेंबर्स हैं उनको आपस में म्यूचुअल फियर था कि भाई रसिया कहीं अटैक ना कर दे उन पर। यह जो यूएसएसआर ग्रुप था, वार्सा पैक्ट के मेंबर्स थे, उनको म्यूचुअल फियर था कि कहीं यूएसए ना अटैक कर दे। जबकि कलेक्टिव सिक्योरिटी में म्यूचुअल कोऑपरेशन ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होता है कि भाई हमें कलेक्टिव डिफेंस करना है सभी पूरे इस सिस्टम का। बैलेंस ऑफ पावर ऑपरेट करता है एब्सेंस ऑफ द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब बैलेंस ऑफ पावर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, जैसे लीग ऑफ नेशन एंड यूनाइटेड नेशन, ये सब किसके पार्ट हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी के। कलेक्टिव सिक्योरिटी कहते हैं कि हम ओवरऑल कलेक्टिव डिफेंस तभी कर सकते हैं ना जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, इन सारी कंट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा इकट्ठे लाने के लिए, ताकि कंसेंसस बनाया जा सके, कोऑपरेशन को इस्टेब्लिश किया जा सके।
ओके, तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया। तो आई होप कि बैलेंस ऑफ पावर एंड ये देखो, इन जो डिसिमिलरिटीज़ के पॉइंट है ना, ये आप इनको आप यूज़ कर सकते हो बैलेंस ऑफ पावर को अलग से भी लिखने में और कलेक्टिव सिक्योरिटी को अलग से लिखने में। जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस ऑफ पावर आप लिख रहे हो, तो ये वाले पॉइंट हाफ ऑफ पॉइंट यहाँ से ले लो, कॉम्पिटिटिव सिस्टम है, ओनली स्टेट है, अलायंसेज आर डेफिनेट हैं, एनमी फ्रॉम विद इन, तो ये सारे पॉइंट्स ले लो, यहीं से लिख दो आप बैलेंस ऑफ पावर के बारे में। और अगर आपने कलेक्टिव सिक्योरिटी लिख रहे हो तो इधर वाले पॉइंट्स ले लो, वो लिख लो सारे, आपके पास इनफ कंटेंट हो जाएगा लिखने के लिए। और सिंपली एग्जांपल्स देते रहना नोटों के, व्हाट्सएप एक्ट के, छोटे छोटे फिगर्स भी बना दो ऐसे ऐसे वाला, कि हाँ ये हो गया, ये एक पूरा सिस्टम हो गया, इस तरीके से बना दो ना इन्हें। तो फ्लो चार्ट बना दो, थोड़े बहुत डायग्राम बना दो, इससे क्या होगा, आंसर की वैल्यू एडिशन हो जाएगी आपकी। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और मुझे लगता है कि बैलेंस ऑफ पावर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर हो गया होगा आपको, और इनफ कंटेंट है आपके आंसर राइटिंग के लिए। थोड़ा बहुत करेंट एग्जांपल्स और इंक्लूड करते रहना वैल्यू एडिशन के लिए, फ्लो चार्ट भी बनाना, एंड हाँ, और ये सब छोटे छोटे फिगर और डायग्राम ज़रूर बनाना। सो गाइज, थैंक यू सो मच। अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड ऑलरेडी आप लोग इतना इतना सपोर्ट दे रहे हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए, सच में मतलब थैंक यू सो मच। एंड सी हाँ, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।